प्रस्तुत व्यंग आप सुन रहे हैं हम एक उम्र से वाकिफ हैं, हरिशंकर परसाई द्वारा रचित। संस्मरण लिखने का प्रस्ताव आया तो अचानक फैज़ अहमद फैज़ का यह शेर याद आ गया। हम एक उम्र से वाकिफ हैं, अब न समझाओ कि लुत्फ़ क्या है, मेहरबा मेरे सितम क्या है। मैंने शेर का आरंभ का हिस्सा शीर्षक बना दिया, हम एक उम्र से वाकिफ हैं। न जाने क्यों उपचेतन से अचानक बालकृष्ण शर्मा नवीन की ये पंक्तियां भी कौद उठी। हम विस्पाई जन्म के सहे अबोल कुबोल, नेक न मानत अनक हम जानत अपनो मोल। कहीं उपचेतन में जीवन संघर्ष के अनुभव, कड़वाहट, अपमान और उत्पीड़न, अन्याय यातना की स्मृतियां होंगी, साथ ही विष को पचाकर जीने और लड़ने की स्मृति, और इसके साथ ही आत्मगौरव की हमने टुच्ची बातों का बुरा नहीं माना। हम अपनी कीमत जानते हैं, वह कीमत हम वसूलते हैं, और तुम कभी हंसने और तकलीफ देने वाले अब अपने निर्लज्ज व्यक्तित्व के साथ वह कीमत देते हो, क्योंकि वह कीमत देकर अब तुम छोटों से थोड़ा बड़े होते हो। अनुभव मुझे बहुत हुए हैं कि जो कभी मेरी निंदा और उपहास करके बड़े बनते थे, वही अब यह कहकर बड़े बनते हैं कि दर्शन करके आ रहे हैं। मुझे इनकी दरिद्रता पर दया आती है और अटपटेपन पर हंसी, गुस्सा नहीं आता। पवित्र गुस्सा अत्यंत मूल्यवान और कारगर अस्त्र है, इसे मक्खियों पर बर्बाद नहीं करना चाहिए। सचेत आदमी सीखता मरते दम तक नहीं छोड़ता। जो सीखने की उम्र में ही सीखना छोड़ देते हैं, वे मूर्खता व अहंकार के दयनीय जानवर हो जाते हैं। मैंने कहीं लिखा है कि आत्मविश्वास कई तरह का होता है, धन का, बल का, ज्ञान का, पर सबसे विकट आत्मविश्वास मूर्खता का होता है। देखिए, अपने आप को उद्धृत सिर्फ प्रभाकर माचवे नहीं करते, मैं भी करता हूं। तो सीखना तो अंतिम क्षण तक खत्म नहीं होता, मगर एक स्टेज आती है जब सिखाने वालों से चिढ़ आती है। यह सीख खोखली होती है, औपचारिक होती है, आत्महीन होती है, उच्चतर समझ का घमंड होती है। तब यह कि हम एक उम्र से वाकिफ हैं, अब न समझाओ कि लुत्फ़ क्या है, मेरे मेहरबा सितम क्या है। और ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासेह, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। गालिब। भाई मियाँ, तुम समझते हो हमने दुनिया देखी और समझी है। तुम पहली कक्षा की बातें एमए के छात्र को क्यों समझा रहे हो? लुत्फ़ क्या है, मेहरबा और सितम क्या है, यह हम जानते हैं, दोनों भोगे हुए हैं। आप समझाने की तकलीफ गवारा क्यों करते हैं? नवीन कहते हैं, हम विषपाई जन्म के, यह माना कि जन्म से विषपाई रहे, मगर ख्वामख्वा उद्देश्य रहित विष पीना भी बेवकूफ़ी है। पीना ही पड़े तो पचा जाना और मोर्चे पर डटे रहना बहादुरी है। पर दो मानसिक बीमारियां होती हैं, एक है सैडिज्म, इसमें दूसरों को दुख देकर आदमी सुख का अनुभव करता है। दूसरी बीमारी है मेसाफिज्म, इसमें खुद को दुख देकर उसका ढिंढोरा पीटकर सुख का अनुभव किया जाता है। समाजशास्त्री बताते हैं कि भारत में काफी सासे इन दोनों रोगों से पीड़ित हैं। यह जो लेखकों कलाकारों का विषपान वाला ढिंढोरा है, इसे मेसाफिज्म यानी कि स्वपीड़न प्रमोद भी होता है। यह सही है कि सृजन की आंतरिक पीड़ा विकट होती है, इसे सर्जक के सिवा कोई दूसरा नहीं समझ सकता। कितने साल मुझे लिखते हो गए, पर आज भी कागज पर कलम चलाना शुरू करता हूँ तो घबरा जाता हूँ। लगता है पहली बार लिख रहा हूँ। बहुत पहले पेरिस रिव्यू में 100 प्रसिद्ध लेखकों का साक्षात्कार छपा था। लगभग सभी लेखकों ने लिखा था, राइटिंग इज टॉर्चर, आई हेट इट। तो यह विषपान तो जरूरी है, मगर रुमानी विषपान,
यह दर्दनाक मगर हास्यास्पद होगा। किसने कहा कि आप विकल जी या आकुल जी या बलिपंथी जी हो जाइए? किसने कहा था आपसे कि बाल बढ़ाइए, दाढ़ी मत बनाइए, स्वास्थ्य कोशिश करके बिगाड़िए, बौखलाए रहिए? किसके लिए? किसके सिर पर एहसान लाद रहे हैं? और आप सृजन क्या कर रहे हैं? कलावती औरत इतना चीख रही है जैसे भीमसेन पैदा कर रही हो मगर निकाल रही है चूहिया। बड़े लेखकों में भी यह रूमानी आत्मघाती प्रवृत्ति पाई जाती है। विशेषकर उर्दू शायर बर्बादी से अपने को महिमा मंडित करते हैं। फन के लिए कुर्बान हो रहे हैं साहब। मुरीद ऐसा वातावरण बनाते हैं कि बेचारा न मरता हो तो शराब पी पी कर मर जाए। मेरा अनुभव है कि हस्बे मामूल नॉर्मल रहकर भी सृजन किया जा सकता है। मैं छोटा लेखक हूँ मगर मैंने अपने को त्याग और बलिदान की महिमा से मंडित नहीं किया। कुछ साल शराब जरूर पी पर बाकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य रहा। बड़े बड़े पारिवारिक दायित्व निभाए, कई समाज सेवी संस्थाओं में जिम्मेदारी के पदों पर रहा, अभी भी हूँ। मैंने कोई त्याग, कोई बलिदान नहीं किया। मैं नकली कफन नहीं लपेटता। नौकरी की तो वेतन लिया, सिर्फ लिखने का काम किया तो दाम लिया। मैंने लिख कर किसी पर कोई एहसान नहीं किया। समाज पर मेरा कोई कर्ज नहीं है। लिखना मेरा अपना फैसला था। दुख भी भोगे तो अपने ही फैसले के नतीजे हैं। कमजोर पड़ा तो सताया भी गया, ताकतवर हो गया तो उन्हीं से चरणों पर माथा रखवाया। विषपान के बारे में इतना बहुत है। मैं न सेडिस्ट, न मेसाफिस्ट, न तपस्वी, न एबनॉर्मल, न कलंक भूषण, न अटपटा, न सनकी, न उचक्का। तो मेरी आत्मकथा या संस्करण में धरा क्या है? खाक उबाऊ चीज ही होगी, सो पाठक भोगे। अब जानत अपनो मोल, ये आत्मविश्वास के बोल हैं। पर बोल के भी अलग अलग संदर्भ होते हैं। नवीन कहना चाहते हैं कि मैं अपनी अहमियत जानता हूँ। जो काम मैं कर रहा हूँ वह कितना महत्वपूर्ण है यह जानता हूँ। मैं अपना और अपने काम का मूल्य जानता हूँ। न जानने वालों की मुझे परवाह नहीं। मगर यही न जानने वाले बाजार भाव बनाते हैं। यही माल का विज्ञापन करते हैं और उसे खपाते हैं। बाजार भाव बदलते रहते हैं, साहित्य के मूल्य बदलते रहते हैं। हम जो लिखते हैं उसका मूल्य हम जानते हैं, पर हम साहित्य में भी उसका मूल्य चाहते हैं और बाजार में भी। यह चाहना जायज है। वैसे कीमत घटती बढ़ती है, इसके मुझे अनुभव बहुत हैं। मैंने शुरू से ही साहित्य शास्त्र के कोई बंधन नहीं बदले। आचार्यों के चौखटे तोड़ डालें। मेरी लिखी हुई यह अगर कहानी नहीं मानते तो परिभाषा बदल दो। यही नहीं, मुझे काफी जड़ दकियानूस कट्टर अविवेकी शास्त्रियों से भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। न ये नई वास्तविकता को ग्रहण कर सकते हैं, न नया सोच सकते हैं। दर्शन के फाटक पर चौकीदार बने बैठे हैं और दिन भर मक्खी उड़ाने की रोटी खाते हैं। मैं भारतीय क्लासिकों का शुरू से अध्येता रहा हूँ और इनका खुलकर उपयोग करता हूँ। मध्य युग के तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, कुंभनदास, रहीम आदि के संदर्भ और उद्धरण खूब देता हूँ। पर इन शास्त्रियों के पास जो सूचियाँ रखी हैं उनमें ये पतनशील, सामंती और जातिवाद है। सूरदास पतनशील रूमानी थे, तुलसीदास घृणित जातिवादी और सामंती, और मैं पुरातनवादी। बहुत लड़ाइयाँ लड़ी मैंने इन कवियों के लिए। तुलसीदास ने खुद जितनी लड़ाई लड़ी होगी उससे अधिक मैंने उनके लिए लड़ी। फिर मैं प्रथम पुरुष का एक वचन का प्रयोग करता हूँ। कुछ व्याकरणाचार्य प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष कहते हैं, वे होंगे, मैं नहीं। मेरे लेखक में यह मैं हरिशंकर परसाई नहीं है, पर तब और अब भी लोग बहुत मानते हैं कि मैं खुद परसाई है। व्यक्तिनिष्ठ है, आत्ममोहित है,
व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है, अब ज़रूर पिछले कुछ सालों से प्रबुद्ध समीक्षक यह समझने समझाने में लगे हैं कि मैं परसाई नहीं, यह एक प्रतिनिधि व्यक्तित्व है। बहरहाल मुझे 6 साल लिखते हो गए तो मैंने एक समझदार माने जाने वाले प्रकाशक को पुस्तक की पांडुलिपि प्रकाशन की विनती के साथ दी। कुछ दिनों बाद उन्होंने पांडुलिपि लौटाते हुए कहा, माफ कीजिए, इन रचनाओं में पुरातनवाद है और व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं हैं। तब 5-6 साल मैंने, जिसे बुर्जुआ प्रेस कहा जाता है, उसमें लगातार वैसी ही रचनाएं सैकड़ों छपवाई। शायद बुर्जुआ प्रेस ने भी मुझे वही समझा जो प्रगतिशीलों ने। मेरी 3 पुस्तकें भी बड़े प्रकाशकों ने प्रकाशित की। वे खूब बिक रही थी। तब उन्हीं प्रकाशक ने एक दिन मुझसे कहा, हमें भी अपनी पुस्तक छापने का अवसर दीजिए। न, मैंने तपाक से कहा, आपको पुस्तक देने से क्या फायदा? बिक्री आपकी बहुत कम है, मुझे क्या रॉयल्टी मिलेगी? एक तरह से किताब कुएं में डालना होगा। यह जानत अपनों मोल का रहस्य। आप मोल सिर्फ जानिए ही नहीं, उसे मनवाइए भी, वसूलिए भी। संस्मरण लिखने की बात कुछ ऐसे ही उठी, आत्मकथा नहीं लिखूंगा। लोग यह मानते हैं कि आत्मकथा में सच छिपा लिया जाता है, जो व्यक्तित्व को महिमा दे वही लिखा जाता है। मगर हर सच को लिखने की जरूरत भी क्या है? अपनी हर टुच्ची हरकत का बयान आखिर क्यों करूं? उस टुच्ची हरकत का क्या महत्व है पाठकों के लिए? कोई उसका सामाजिक मूल्य है क्या? नहीं है। तो फिर मैं सिर्फ यह अहंकार ही तो बताऊंगा कि मैं कितना महान हूं कि अपने टुच्चेपन को भी खोल देता हूं। सार्थक सच हो तो लिखो, यही आग्रह है सत्य के बारे में। सत्य सत्य सत्य, आखिर सत्य है क्या? बहुत पढ़ा मैंने, सुकरात भी, उपनिषद भी, टॉल्स्टॉय भी, गांधी भी। सत्य का आग्रह सबका है, पर किसी ने सत्य को परिभाषित नहीं किया। मैं नहीं जानता कि सत्य क्या है। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, सत्य तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं है, पर जो ऐसा अगम है वह सत्य क्या है, यह कृष्णमूर्ति ने भी नहीं बताया। जिसे जानते ही नहीं उसके लिए मार्ग खोजना एक बेवकूफ़ी है, और यह कहना कि उस तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं है निरर्थक प्रलाप है। ये पराचेतना की बातें हैं जो शायद पुपुल जयकर समझती हूँ, जिनका कृष्णमूर्ति की संगति में उदात्तीकरण हो चुका होगा। मुझे तो कृष्णमूर्ति के प्रसंग में यह याद आ गया कि वे एनी बेसेंट के दत्तक पुत्र थे। बर्नार्ड शॉ और एनी बेसेंट दोनों फेबियन सोसाइटी में थे और घनिष्ठ मित्र थे। यह मित्रता विवाह बनने वाली थी, पर कई कारणों से एनी बेसेंट शॉ में कट गई। मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में फेबियन सोसाइटी की बैठक में शॉ ने बहुत लड़ाकू भाषण दिया। तय हुआ कि कल मजदूरों के साथ फेबियन लोग जुलूस में होंगे। शॉ और एनी बेसेंट साथ थे। पुलिस ने बेटन चलाए। एनी बेसेंट को सिर पर चोट लग गई। उसने आसपास देखा तो शॉ गायब थे। शाम को वह शॉ के पास गई और कहा, तुम भाग आए, यू आर ए कॉवर्ड। शॉ ने कहा, इट इज बेटर टू बी ए कॉवर्ड देन अ फूल। जब विश्व यात्रा के लिए बर्नार्ड शॉ निकले तो बंबई में 3 दिन रुके। एनी बेसेंट ने कृष्णमूर्ति से कहा कि तुम शॉ से मिलना। कृष्णमूर्ति मिले, परिचय दिया कि मैं एनी बेसेंट का दत्तक पुत्र हूँ। शॉ ने पूछा, तुम्हारी माँ कैसी है? कृष्णमूर्ति ने कहा, वैसे तो ठीक है, पर कभी कभी मानसिक रूप से कुछ गड़बड़ हो जाती है। शॉ ने कहा, ओ, शी नेवर हैड ए माइंड। बहुत क्रूर बात कही अंगारी ने। बहरहाल संस्मरण लिखूंगा, मैं इनमें कम होऊंगा, मेरे साथ बदलता जमाना ज्यादा होगा। लोग आत्मकथा और संस्मरण से आशा करते हैं कि हम सीखेंगे और हमें सही रास्ता मिलेगा। अपने और दूसरे के अनुभव से आदमी जरूर सीखता है, पर रास्ते अलग अलग होते हैं। वन मेंस फूड इज अनदर मेंस पॉइजन। मुझ पर कभी बहुत जोर डाला गया कि अपनी जिंदगी का रास्ता दूसरे को बताऊं। तब मैंने जो कहा था वह तभी छप भी गया था। वह यह है,
यूं तो मेरी जिंदगी चमत्कारों से भरी है, मगर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे मुझे प्रेरणा मिली हो या जिसके बयान से किसी को प्रेरणा मिले। साधारण आदमी के जीवन में आने वाली स्थितियां ही मेरे जीवन में आई, मगर मैंने साधारण आदमी से बदतर काम किया। जिन स्थितियों में आदमी व्यवहारिक विवेक से काम लेता है, मैंने अविवेक से काम लिया। दुनियादारी में विवेक का अर्थ है लाभ हानि का हिसाब लगाकर अपनी सुरक्षा को निश्चित करने वाला बोध। पर मैंने जहां बहादुरी दिखानी थी वहां कायरता दिखाई, जहां कायरता फायदेमंद थी वहां बहादुरी दिखा बैठा। जहां सदा हुआ आदमी खतरा नहीं उठाता, वहां मैं खतरा उठा बैठा। कुछ पिट पिटाकर फिर आगे बढ़ गया। ऐसा मेरे पराक्रम से नहीं हुआ। लेखक बनने में भी कोई आकस्मिक घटना या प्रेरणा नहीं थी। ऐसा नहीं हुआ कि शैशव में माँ की गोद में टट्टी पेशाब करके किलकारी मारी तो लोगों ने कहा, सुनो बच्चा महाकाव्य बोल रहा है। जिंदगी भर अब भी 35-40 साल कलम घिसते हो गए, पर जब लिखने बैठ जाता हूँ तो हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। जो लिखा बाद में पढ़ा तो उससे और अपने से नफरत हो गई। पछतावा हुआ लिखने का, मगर जब लेखक बन ही गया तब उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ किया। 2 बार नर्मदा नदी में डूबते डूबते बचा, 2 बार रेलगाड़ी से कटते कटते रह गया, 1 बार हत्या से बचा और पिटाई से ही छूट गया। पहली बार 3 साल की उम्र में नर्मदा में डूबना दुर्घटना थी। दूसरी बार अविवेक के कारण मौत तक पहुंचा। विवेकशील आदमी पैसे का इंतजाम करके शादी तय करता है, पर मैंने पैसे के बिना 2 बहनों की शादी तय कर दी। किसी चमत्कार से वे अच्छी तरह हो भी गई। रोटी का विकल्प खोजे बिना नौकरियां छोड़ता गया। आखिरी नौकरी छोड़ने के 3 महीने के बाद ही मेरी बहन विधवा हो गई। वह जबलपुर रहने आ गई। मैंने बिना यह सोचे कि कल इन 5 प्राणियों को क्या खिलाऊंगा, जिम्मेदारी ले ली। घर में एक दिन के आटा दाल के भरोसे 20 सालों की जिम्मेदारी। चमत्कारों से यह काम भी पूरा हो गया। जब अभी तक काम चला है तो आगे क्यों नहीं चलेगा? इसी विश्वास पर चलता रहा। मेरे भीतर चार्ल्स डिकिंस के डेविड कॉपरफील्ड का एक चरित्र मिस्टर मिकाबर बैठा है, जो मुफलिसी में भी मस्त रहता है और कहता है, समथिंग विल टर्न अप, कुछ हो जाएगा। जिस लिखने के कारण पिटा वह न लिखता तब भी चलता। उसे लिखने से कोई क्रांति तो नहीं हो गई, पर लिख दिया और पिट गया। पिटने वालों ने सोचा होगा कि अब यह हमारे खिलाफ नहीं लिखेगा, पर मैं अभी भी उनके खिलाफ लिख रहा हूं। यह भी अविवेक हुआ। इन सब चीजों से कोई अगर प्रेरणा ले तो वह मजे में जिंदगी बर्बाद कर सकता है। मुझे कोई ऐतराज नहीं।